नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज मन थोड़ा बेचैन और विचलित इसलिए है कि क्या इस देश की में कौन-सी ये पार्टी आई है, कौन-से ये नेता आए हैं, जिनको अच्छे, बुरे, खुश, खुशी, गम किसी का ख़्याल नहीं है। मुझे केवल वोट चाहिए और वोट के अलावा मैं और कुछ सोच ही नहीं सकता। ये एक बार फिर से मोदी जी ने प्रूव किया कि उनके सारा कुछ उनका जो पूरा विमर्श है, जो उनकी पूरी सोच है, उसमें केवल केवल और केवल वोट है। दूसरा, उन्होंने ये भी प्रूव किया कि वो एक जो उनका दोस्त है, अडानी जी, उनके प्रति उनकी जो दोस्ती है, वो चाहे किसी चीज़ का मतलब वो कुछ भी दाँव पे लगाने को अपनी उस दोस्ती के लिए तैयार है। दाँव पे जब तक आदमी व्यक्तिगत चीज़ें लगाता रहे, वो दोस्ती का के बड़े मापदंड हो जाते हैं। लेकिन जब दाँव पे देश लगने लगे, तो उससे थोड़ी हमको और आपको चिंता होती है। मैं उस पे आऊँ उससे पहले एक अ, और अहम बात और वो बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि शायद आज भारत देश अगर इतने सब पिछले 10-11 साल से लगातार सरकार द्वारा सरकारी पार्टी द्वारा आयोजित, प्रायोजित जो कम्युनल हेट्रेड की बात है, हिंदू मुस्लिम हर बात में हिंदू, उसने एक बार फिर एक कुछ संकेत ऐसे दिए गए कि ये देश इतने सब होने के बाद भी आज क्यों डट के इन लोगों का मुकाबला कर रहा है। कुछ लोग हैं जो इस तरह की राजनीति की बात करते हैं, उन लोगों को कि अपने स्वार्थ हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ लेफ्टिनेंट विनय नरवल की। लेफ्टिनेंट विनय नरवल उन 28 जो लोगों का नरसंहार पहलगाम में हुआ, उसमें एक लेफ्टिनेंट विनय नरवल भी थे। विनय नरवल इंडियन नेवी के ऑफिसर थे, 2022 में कमीशन मिला था, कोची में पोस्टेड थे और 16 अप्रैल को लेफ्टिनेंट साहब की शादी हुई थी। उनकी शादी हिमांशी नाम की बच्ची ही कही जाएगी, अब मतलब वो खुद 26 साल के थे, तो वो तो और छोटी थी। 19 अप्रैल को उनका रिसेप्शन होता है। रिसेप्शन के बाद जो एक एक है कि शादी के बाद हनीमून का एक होता है, तो कश्मीर चले गए। कश्मीर में 22 तारीख को उनकी हत्या हो जाती है। 23 तारीख को वो लेफ्टिनेंट नरवल जो 16 अप्रैल को शादी किए थे, 23 अप्रैल को उनकी अंत्येष्टि उनके गृह जनपद करनाल में हो जाती है। करनाल में के मूल रूप से रहने वाले उनके पिता सरकारी कर्मचारी हैं, माँ है और एक छोटी बहन है जो पढ़ाई कर रही है। पत्नी है ही। सरकार अब अच्छा इधर लेफ्टिनेंट नरवल की 26 वर्ष के थे, पहली मई को उनकी 27वीं वर्षगांठ थी। पहली मई इम्पोर्टेंट दिन है, मतलब मैं तो ये मानूँगा लेबर डे है, मधुलिमा जी का जन्मदिन होता है और अब उसमें एक बड़ा नाम जुड़ गया है, लेफ्टिनेंट विनय नरवल का भी जन्मदिन है। परिवार वालों ने एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था। उसके बाद वहाँ चूँकि प्रेस पहुँच गई थी और वहाँ पे उनकी पत्नी को जब प्रेस वालों ने पूछा, तो उन्होंने एक बात मैं कोट अनकोट बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि हम न्याय चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि मुसलमानों या कश्मीरियों को निशाना बनाया जाए। वो बिल्कुल स्पष्ट है। I do not want any hatred towards anybody. This is what is happening. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Of course, we want justice. Of course, the people that have done wrong with him should be punished. All of us are going to blood donate today. अब तो मतलब आपको घिन आएगी। आपको बीजेपी ट्रोल्स जो बीजेपी ट्रोल आर्मी है, जो बीजेपी के सोशल मीडिया से द्वारा संचालित होती है, आपको घिन आएगी। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वो उस उस लेफ्टिनेंट विनय की जो विधवा पत्नी है, उनके बारे में कर रहे हैं। हिमांशी के बारे में क्या-क्या नहीं कहा है। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो मेरी बेटी से छोटी उम्र की है। वो लड़की जो है वो मेरी बेटी से छोटी उम्र की है। आप उसके बारे में क्या-क्या बोल रहे हैं? आप उसको बता रहे हैं कि वो मतलब उसके उसके संबंध अच्छे नहीं थे इसलिए उसने उनको मर जाने दिया।
मालूम नहीं क्या क्या। और बीजेपी की ये सब नोन ट्रोल लोग हैं, जो पता है कि ट्रोल है, लेकिन बीजेपी तो इसमें ताली बजाने का काम करती है। एक बार मतलब घिन के साथ साथ गुस्सा भी है, लेकिन एक सब समाज में रहते हैं। अ, मतलब शायद इंसान और जानवर के बीच में फर्क यही है। लेकिन जो जो ये काम बीजेपी कर रही है, मेरे हिसाब से ये अपराध कर रही है। और अगर बीजेपी जो रामलला और इन सब की बात करती है, और अगर कहीं कोई कोई नेचर का न्याय होता है, तो इस तरह के लेफ्टिनेंट विनय नरवल की विधवा हिमांशी को न्याय जरूर मिलेगा। जिन लोग उनके वैधव्य पे, उनके मतलब उनके परिवार पे क्या क्या नहीं कह रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, नहीं देखा होगा, क्या देखिएगा गूगल करके, गंदगी को क्या देखना, ये गंदे लोग। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा है, मोदी जी धीरे से स्लिप कर गए। अब वो बिल्कुल पहलगाम पे कुछ बोलना ही नहीं चाहते, जैसे चाइना पे कुछ नहीं बोलना चाहते थे, वो कुछ मुंह उन्होंने सिल लिया है। वही पुराना चुन चुन के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। लेकिन ये सब बातें तो कह रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं रहे। उन्होंने, मैं ये बात सीरियसली कह रहा हूँ, वो पहुंच गए कल केरला। केरला क्यों पहुंचे? केरला इसलिए पहुंचे कि उनके जो मित्र अडानी साहब हैं, उनका एक पोर्ट का उद्घाटन होना। क्योंकि पोर्ट में अगर देरी में उद्घाटन होता तो वो तो कमर्शियल लॉस होता। तो वहां वो सब लॉस नहीं हुआ, अडानी जी को कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे समय में सारा काम धाम छोड़ के आप पहुंच गए केरल। और केरल में आपने पहुंच के क्या किया? आपने केरल में पहुंच के केवल और केवल एक चुनावी भाषण दिया। मतलब ऐसे समय जब पूरा विपक्ष कह रहा है कि भाई आपको जो करना है करिए, हम आपके साथ हैं। आप एक संसद का सत्र बुलाइए। हम यूनानिमसली हम लोग ये बात कर रहे हैं कि आप यू आर, मतलब हम आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी पहुंच जा रहे हैं केरल, और केरल में जाके वो केवल विपक्ष को निशाना बना के गाली दे रहे हैं। उनको, मोदी जी को सोचिए, मतलब ये एक प्रोटोकॉल होता है। अगर, और इसीलिए बहुत सी जगह लोग नहीं आते हैं, तो मोदी जी उसको, आप जिस स्टेट में जाते हैं, वो एक ट्रेडिशन है कि उस, कहीं लिखा नहीं है, लेकिन उस देश का, उस प्रदेश का चीफ मिनिस्टर आपके कार्यक्रम में उपस्थित रहता है। आप एक पोर्ट का उद्घाटन कर रहे थे, तो वहां सीपीएम के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो उपस्थित थे। क्योंकि वो तिरुवनंतपुरम में हो रहा था, तो वहां के लोकल एमपी को भी रहना होता है। तो शशि थरूर साहब थे कांग्रेस के। आप पहले सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। अब यहां पे भी वो बाज नहीं आ रहे, कितने खुश हैं। मतलब मोदी जी के जो बत्तीसी, वो यहां से यहां तक फटी पड़ रही है उनकी हंसी। मतलब मुझे तो देख के शर्म आ रही थी जब वो कह रहे हैं कि देखिए कितने लोगों की नींद हराम हो गई है यहाँ सीपीएम के चीफ मिनिस्टर साहब और शशि थरूर को देख के। और फिर कितने गदगद हैं और कह रहे हैं कि मैसेज चला गया जहां जाना था। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं, और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। ही कुड नॉट, वेल मैसेज चला गया जहां जाना था। मोदी जी, ये सब मैसेज छोड़िए, आप पाकिस्तान को पहले मैसेज भेजिए। पाकिस्तान से कहिए कि तुमने 28 लोगों का नरसंहार किया है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मुंह जबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। और आप यहाँ चुनावी रैली कर रहे हैं, आप इसी में खुश हैं कि यहाँ शशि थरूर और वो आ गए हैं, और आप बता रहे हैं कि जहां मैसेज जानी थी वहां मैसेज चली गई। मतलब कभी कभी मुझे लगता है क्या प्रधानमंत्री हो गया भाई। ये तो केवल इलेक्शन और इलेक्शन। उसके बाद ही उसी केरल को जरा सुन लीजिए क्या, मतलब ये बोलना नहीं चाहिए। एक उदाहरण होता है, बात बदलने में, झूठ बोलने में, अपनी बात से तुरंत पलटने में अगर कोई, अब डिग्री का रिसर्च भी कम हो जाएगी। ये लोग वीसी से आगे निकल चुके हैं। इनको आज चर्च याद आ रहा है। इनको याद आ रहा है, ये केरल में जाके बता रहे हैं, ये भी सुन लीजिए कि देश का पहला चर्च केरल में बना था। तो ये इनको चर्च कितना अच्छा लग रहा है, केरल कितनी अच्छी जगह। इसी केरल को ये सोमालिया कह के गए थे, याद है?
साथियों, हमारा केरला सौहार्द और सहिष्णुता की धरती रहा है। यहां सैकड़ों साल पहले देश की पहली और दुनिया की सबसे प्राचीन चर्च में से एक सेंट थॉमस चर्च बनाई गई थी। इसी केरल में मोदी जी, भारत का पहला चर्च नहीं, भारत की पहली मस्जिद भी बनी थी, याद करके देख लीजिएगा। अपने जो आपके यहां तो नहीं होगा, मैंने भी इस पे एक वीडियो किया हुआ है। पहली मस्जिद भारत की केरल में, पहला चर्च भारत का केरल में, और उसको आप तहस नहस करने में पूरी तरह से खुश हैं, और मैसेज जहां चला गया इसके लिए आप बात कर रहे हैं। मोदी जी, आपको बात तो करनी चाहिए, अगर अगर आप पैसे कहें, आपको बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ आप क्या करने जा रहे हैं। देश को बताना चाहिए, ऑपोजिशन को लेके बताना चाहिए, और दूसरी बात आपको करनी चाहिए, आप ये बताइए आपने क्या-क्या इस देश के जो 3-4 जो बड़े नुकसान हुए हैं, जो इर्रेपरेबल है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये पहले भी कहता रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, इकोनॉमी ठीक की जा सकती है, बेरोजगारी ठीक की जा सकती है। ऐसे नीतियां बनाई जा सकती हैं कि बेरोजगारी पे वो लगे, ऐसी नीतियां बनाई जा सकती है मैन्युफैक्चरिंग वापस लगे, ऐसे लोग जो इसके स्पेशलिस्ट हैं वो देश को एक ठीक पटरी पे ला सकते हैं। लेकिन कुछ काम जो आप मोदी जी और बीजेपी करके जा रही है उसमें सदियां लगेंगी, अगर कोई उसको ठीक करने की कोशिश करेगा तब भी। जो हिंदू मुस्लिम का आपने जहर भर दिया है बीजेपी ने इस देश में, वो चाहे लाख कोशिश कर ले, हिमांशी नरवल जैसी बहादुर बेटी अपना सर्वस्व लुटाने के बाद भी, अगर वो आज भी ये कोशिश करे कि नहीं इस देश में हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, तो आपकी बीजेपी आर्मी उसको नहीं होने देगी। आपने कितना नुकसान किया है। आपने जो इंस्टीट्यूशंस है उसको डिमोलिश करके रख दिया। आपको आपको अंदाज है कि आपने किस तरह से चुनाव आयोग को एक खिलौना बना के रख दिया है। आपने ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक खिलौना बना के रख दिया है। आपने महिला आयोग, अब आपके हाथ की कठपुतली है, आप उसको मतलब बजाय, आपको मणिपुर में महिला आयोग को कुछ दिखाई नहीं देता है। न्यायपालिका की जिस तरह से आपने फजीहत कर रहे हैं, न्यायपालिका के बारे में आपके मंत्री और आपके चुने हुए प्रतिनिधि जिस तरह से न्यायपालिका का सुबह से शाम तक अवमानना, नहीं उनको कह रहे हैं कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं। वो कॉन्स्टिट्यूशन वाइस प्रेसिडेंट जैसा व्यक्ति इस देश के संविधान को क्वेश्चन कर रहा है। फिर आपने क्या किया? आपने जो सारी पावर आप अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं। ये देश फेडरल स्ट्रक्चर के साथ बना था। जीएसटी एक इसका बड़ा उदाहरण है। आपने जीएसटी को पूरी तरह से कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो अब केंद्र सरकार करेगी। केंद्र सरकार लेके आपने कोशिश ये कर दी कि अब हम तुम्हें बांटेंगे और हम तुम्हें नहीं बांटेंगे। हर योजना में प्रधानमंत्री का नाम होगा, और अगर कोई केंद्र के मतलब अगर कोई कहता है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना राज्य में किसी में लागू है, उससे बेहतर ढंग से लागू है, तो आप कहेंगे नहीं नहीं, जब तक इसमें प्रधानमंत्री का नाम नहीं होगा तो हम पैसा ही नहीं देंगे। मोदी जी, पैसा आपका नहीं है, केंद्र सरकार का नहीं, उस राज्य सरकार का पैसा है। एक समझौते के तहत आ रहा है कि यहाँ पे आके फिर वापस जाए। आप कैसे रोक सकते हैं? आप स्वास्थ्य योजनाओं को रोक देंगे। दिल्ली और पश्चिम बंगाल इसका बड़ा उदाहरण थे। आप एजेंसीज और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के किस तरह से मिसयूज कर रहे हैं। ईडी सीबीआई को आपने क्या, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या बना के आपने रख दिया है? कभी आपने सोचा है कि आप किन किन चीजों को का ऐसा नुकसान कर दे रहे हैं कि कोई नहीं। और अंत में एक बात कहना जरूरी है, वो मैं अंत में इसलिए रखा कि आज शायद समय ये आ गया है कि आपकी केवल मिसडीड नहीं, लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति आपके इन सारे चीजों से लड़ रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं विद द रिस्क ऑफ टेलिंग दिस कि लोगों को बुरा लगेगा, स्टिल आई एम टेलिंग। मैं राहुल गांधी का नाम इसलिए ले रहा हूं कि राहुल गांधी 22 को ये पहलगाम में होता है। राहुल गांधी विदेश अमेरिका में थे, अमेरिका से भाग के आते हैं 23 को हिंदुस्तान, 24 को वो 23 की रात 24 को वो दिखाई देते हैं कश्मीर में। इज देयर इन कश्मीर। मतलब आपको अंदाज है, वो और लगातार वो कह रहे हैं कि हमारा आप कुछ करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। वी हैव टोटल सपोर्ट। लेकिन जांच तो करिए। आप जांच ही नहीं करना चाह रहे हैं। क्यों नहीं जांच करना चाह रहे हैं? क्या मतलब आपको दिक्कत क्या है जांच कराने में?
अरे भाई ठीक है, इस देश के कुछ लोगों ने अगर अगर किसी ने भी वो वो छोटा क्लर्क होगा, वो छोटा पहरेदार होगा, वो कौन अफ़सर होगा नहीं मालूम। लेकिन अगर जाँच में ये निकल के आता है तो निकल के आना चाहिए। और ये जाँच इसलिए ज़रूरी है कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो, ये इसका रिपिटिशन ना हो। पुलवामा की जाँच आपने आज तक कुछ नहीं की तो उसका रिपिटिशन हुआ ना, तो इसलिए जाँच ज़रूरी है। तो फिर से मुझे लगता है कि मोदी जी अब मतलब शायद कहते-कहते हम लोग थक गए हैं, लेकिन हम लोग को शायद ये कहते रहना पड़ेगा। आप हर हर आपदा में चुनावी फ़ायदा मत ढूँढिए। थोड़ा सेंसिटिव होइए। लोगों की जानें गई हैं। एक एक जगह लोगों का सेंटिमेंट वो है और वहाँ आपकी ट्रोल आदमी एक विधवा को क्या-क्या अपशब्द नहीं कह रही है। आप जाके केरल में चुनाव आप भाषण कितना अच्छा दे रहे हैं, आप अपना खुद भाव भंगिमा खुद एक बार चला के देख लीजिए। मुझे लगता है कि अ, जो जो विपक्ष है, उसको तो अपने काम करते रहना है। उसको इस देश में उस प्रेम की बात को बार-बार लगता होगा कभी-कभी वक़्ती तौर पे कि लोग नहीं सुन रहे हैं। लेकिन इतनी नफ़रत के बाद भी अगर एक एक बहादुर लड़की हिमांशी जी अगर अपने पति की जान जाने के बाद भी अगर वो ये कहती कि नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि उस्मान या कश्मीर को निशाना बनाया जाए, तो इसका मतलब भारत का जो अपनी जड़ें हैं, वो अभी इतनी कमज़ोर नहीं हुई हैं कि आरएसएस या बीजेपी की जो नफ़रत की जो ज़हर है, वो उसकी जड़ों तक पहुँचा। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।